भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है।
खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। शक्तियों से
है सुशोभित सर्वशक्तिमान। लुटा रहा है वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. ना तृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings. पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and वो ही उबारे वो ही संभाले, सब कुछ कर दे उसके हवाले। चारों दिशा में त्राही मची है, परम पिता की आस बची है। वरदानों की छाँव में आजा, वरदानों की छाँव में आजा। सारा विश्व है क्रंदन में। सच्चा सुख है समर्पण में। Receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving God's power and blessings, receiving
शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम नाउन के बारे में सीखते हैं और नाउन से जुड़ा हुआ एक सब टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण, हिंदी में विशेषण कहते हैं। वो नाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, नाउन का वर्णन करते हैं। जब हम कहते हैं बच्चा तो वो नाउन है और हम इस बच्चे के बारे में इस वक्त कुछ नहीं जानते। वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, दुबला है, पैसे वाला है, गरीब है। लेकिन हम आगे कोई ऐसा शब्द रख दे जो ये बच्चे शब्द का वर्णन करता है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मोटा बच्चा, दुबला बच्चा, तो ये जो आगे शब्द आता है वो विशेषण होता है, एडजेक्टिव कहते हैं। और वो नाउन के बारे में हमें कई अधिक जानकारी देते हैं। ये एडजेक्टिव नॉर्मली नाउन के आगे लगाया जाता है, जो मैंने सीरियल नंबर 2 में आपको दिखाया है। हम कहते हैं द बिग हाउस। ये एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नाउन के आगे आता है और नाउन की बात करता है, द बिग हाउस। लेकिन कई बार हमें ये एडजेक्टिव वाक्य बना के भी प्रयोग में लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने सीरियल नंबर 3 में दिखाया, इस तरह हम कहते हैं कि आपका घर बड़ा है, द हाउस इज बिग। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नाउन के आगे से निकल के क्रियापद के पीछे चला गया। तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि वाक्य को 2 भाग में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये एडजेक्टिव प्रेडिकेट में आता है, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश में इतना बीच में नहीं आएगा, लेकिन हम ग्रामर भी पढ़ते हैं तो साथ साथ आपको ये बता देता हूँ। सीरियल नंबर 2, जब एडजेक्टिव नाउन के आगे आता है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर वो क्रियापद के पीछे आता है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसा कहते हैं। सीरियल नंबर 4 में एक अनोखा प्रकार है एडजेक्टिव का, इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन के एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे पंजाबी फूड, इंडियन फूड, गुजराती फूड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम किसी खाने की चीज को या किसी को भी हम किसी प्रॉपर नाउन से जोड़ते हैं और उससे हम एडजेक्टिव बनाते हैं। सीरियल नंबर 5 में मैंने आपको और एक प्रकार दिखाया है कि जहां 2 शब्द मिलकर एक एडजेक्टिव बनाता है। जैसे पार्ट टाइम। कोई आदमी पूरा 8 घंटा नौकरी नहीं करता है, 4 घंटा नौकरी करता है, तो पार्ट टाइम बोलते हैं इसको। तो इसमें पार्ट भी आता है, एक हिस्सा, और टाइम समय, और इस तरह से एडजेक्टिव बनता है पार्ट टाइम जॉब। और जब भी 2 शब्द से एडजेक्टिव बनाया जाता है तो उसके बीच में हमेशा हाइफन रखा जाता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। हाइफन हमेशा वहां पे रखा जाता है। इसी तरह समझो कोई हमें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और हमें बात करनी है कि यहाँ पे टॉप में राइट साइड पे ये चीज लिखी हुई है, तो हम टॉप राइट कहते हैं, टॉप लेफ्ट कहते हैं, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। इस तरह से हम इनकी लोकेशन बताते हैं कि ये कहाँ पे है। कोई एक्टर या क्रिकेटर प्रख्यात होता है तो हम उसे वेल नोन कहते हैं। जो कोई खाने का पदार्थ उसमें बिल्कुल शुगर नहीं है, डायबिटिक वाले के लिए, तो शुगर फ्री कहते हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है उसे कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं, और इसमें 2 शब्द होते हैं और इनको हाइफन, एक छोटी लकीर से जोड़े जाते हैं। ये कभी सेपरेटली अलग अलग नहीं लिखा जाता। ये कब अलग लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमने और एक टॉपिक पढ़ना बाकी है, वो है क्रिया विशेषण एडवर्ब, जो अभी तक हमने नहीं सीखा है। लेकिन जब 2 शब्द में से एक शब्द क्रिया विशेषण है और दूसरा शब्द विशेषण है, तो उसे कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं कहा जाता है और ना ही बीच में हाइफन रखा जाता है। वो बिल्कुल अलग प्रकार का शब्द है
जैसे मैंने एग्जांपल दिया हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मैन, बहुत ही होशियार आदमी। इंटेलिजेंट तो विशेषण है, लेकिन जो हाईली है वो विशेषण नहीं है, वो एडवर्ब है, और इसीलिए ये शब्द समूह को हाइफन से जोड़ा भी नहीं जाएगा और इसको कंपाउंड एडजेक्टिव कहा भी नहीं जाएगा। अब हाइफन कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता, मैंने इसके बाद सिखाया आपको। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसमें एडजेक्टिव बिल्कुल नाउन के आगे आ जाता है, नाउन के पहले आ जाता है, तो वहां पे हाइफन लगता है। जैसे वेल नोन एक्टर, तो वेल नोन जो एडजेक्टिव है, दो शब्द का मिला हुआ, वो एक्टर के आगे आता है, तो यहाँ पे हाइफन आएगा। लेकिन जब हम सीरियल नंबर 3 की तरह इसको संपूर्ण वाक्य में चेंज करते हैं, तो हाइफन निकल जाएगा और ये दो अलग शब्द बन जाएगा। मीनिंग वही रहेगा, अर्थ में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हाइफन नहीं लगाया जाता और ये दो शब्द को दो अलग शब्द माने जाते हैं। द एक्टर इज वेल नोन, तो ये छोटा सा फर्क है। जब भी आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को वाक्य में चेंज करते हो, तो ये नियम याद रखना है। स्कूल के बच्चों को बार बार इस तरह की एग्जाम दी जाती है कि वाक्य में से एडजेक्टिव बनाओ, एडजेक्टिव में से वाक्य बनाओ, तो इस तरह से वो सीरियल नंबर 2 और 3 में जो है इस प्रकार से वो जवाब देते हैं परीक्षा में। और एक एडजेक्टिव होता है जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है अपने हाथ की उंगली से या किसी भी तरह दिखाना, टू डेमोन्स्ट्रेट करना यानी दर्शाना, दिखाना। तो जब हम हाथ से दिखाते हैं कि यह वह और उसके दोनों बहुवचन, तो ऐसे एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। सीरियल नंबर 7, कुछ एडजेक्टिव प्रश्न के रूप में भी आते हैं। जब हमें पता नहीं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो ये जो प्रश्न का शब्द है व्हाट, या व्हाट जैसा ये दूसरा शब्द विच, इसको भी हम क्या हुआ कहते हैं, विच वन, कौन सा, और हुस, किसने किया। तो ये तीनों शब्द प्रश्न के रूप में आते हैं। इसके पीछे जरूर कोई व्यक्ति या कुछ होता है, लेकिन ये हमें पता नहीं, इसलिए हमें इसको, इस एडजेक्टिव को प्रश्न के रूप में रखना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं जानते इसके पीछे कौन है, ये किसका बैग है, हमें नहीं पता, इसलिए हम पूछते हैं ये किसका बैग है, हुज बैग। तो ये तीन शब्द को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ये नॉमिनेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जिसमें एक शब्द नहीं बोला जाता और जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको हिंदी में दिया है। इसमें नाउन का लोप होता है, नाउन नहीं बोला जाता और सिर्फ एडजेक्टिव बोला जाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो नाउन हम नहीं बोलते, वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, आपका जो यजमान है, होस्ट है, वो आपको पूछता है पानी मटके का चाहिए या फ्रिज का, तो आप पानी की बात करते हो, तय हो गया, ये प्रश्न में ही आता है शब्द। तो जो गेस्ट है, मेहमान है, वो कहता है मटके का, उसे पानी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, वो बोलता भी नहीं। हम भी हमारे रेगुलर जो स्पोकन हिंदी में इस तरह का शब्द दोबारा नहीं बोलते हैं, हम इतना ही कहते हैं मटके का। तो जो पानी का लोप हुआ, इस वजह से मटके का जो शब्द है, जो एडजेक्टिव है, वो अकेला रह जाता है, लेकिन उसके पीछे जरूर नाउन होता है, सिर्फ हम बोलते नहीं है। तो इसको नॉमिनेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जिसे ग्रामर में ज़्यादा रस है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये लोप होने की प्रक्रिया को इंग्लिश में टू एलाइड कहते हैं और उसका नाउन होता है एलिसन। और ये नॉमिनेटिव एडजेक्टिव का और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, द एल्डरली, बुजुर्ग। जब हम कहते हैं कि बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, तो हम इंसान की ही बात करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो ये बोलने की जरूरत नहीं रहती है कि बूढ़े आदमी को और बूढ़ी स्त्री को मदद करो। रास्ते में वो कोई वजन नहीं उठा सकते, तो हम उठा के रख देते इनकी रिक्शा में, छोटे छोटे काम कर लेते उनके। अगर सीढ़ी चढ़ते हैं तो इनकी बैग या थैला हाथ में ले लेते हैं। लेकिन द एल्डरली कहने से हमें पीछे नाउन लगाने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए द एल्डरली को भी हम और इसके जैसे अन्य एडजेक्टिव को हम
नॉमिनेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव में दो और विषय आएंगे जो मैं आपको सेपरेटली डिटेल में सिखाऊंगा। आज सिर्फ इस विषय के बारे में आपको दिखा रहा हूं कि इसमें क्या आएगा। ये सब्जेक्ट इतना सरल भी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, जब सीखेंगे तब, बाद में सीखेंगे डिटेल में। अभी हम देख ले ये सब्जेक्ट क्या है। इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। इसमें दो व्यक्ति या दो वस्तु की या दो घटना की तुलना होती है। कंपैरिजन यानी तुलना, तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ये तुलना करने का काम दोनों कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी कर सकता है, एडवर्ब भी कर सकता है। एडवर्ब तो हमने अभी तक सीखा नहीं, हम वहां पे आए नहीं है, बहुत जल्दी कल परसों आ जाएंगे उस पर भी। तो जब हम एडजेक्टिव की तुलना करते हैं तो मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो तुलना की जाती है। आप सीरियल नंबर 4 पे आ जाइए। जब किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो घटना की बात होती है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का उपयोग होता है। सीरियल नंबर 5 में आते हैं। ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए छोटे शब्द वाले एडजेक्टिव के पीछे ER लगता है। इसको एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा और जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो अच्छी प्रैक्टिस भी दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी छोटा शब्द होगा तो एडजेक्टिव के पीछे ER लगेगा। ग्रामर में, व्याकरण में जनरली छोटे शब्द की व्याख्या है 2 सिलेबल वाला शब्द, तो उसके पीछे ER लगेगा। और शब्द में 2 से ज्यादा सिलेबल है, 3 है, 4 है, तो इसके पीछे ER नहीं लगेगा। मेरे आगे के एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। तो वहां उसके आगे मोर लगेगा, पीछे ER नहीं लगेगा, आगे आपको मोर लगाना पड़ेगा। मैं ER वाला एग्जाम्पल आपको सीरियल नंबर 6 में देता हूं। अशोक अमीर है। अशोक इज रिच। अशोक अमीर है, अशोक इज रिच। तो इतना तो हमें पता चला कि अशोक के पास काफी पैसे हैं। लेकिन जब हम उसके बाजू में महेश को खड़ा करते हैं तो अब तुलना होती है कि अशोक के पास ज्यादा पैसा है या महेश के पास ज्यादा पैसा है। तो हम हिंदी में भी ऐसा कहते हैं कि महेश अशोक से ज्यादा अमीर है। ये बात इंग्लिश में ER द्वारा कही जाती है 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव के। महेश इज रिचर देन अशोक। अब देखिए, रिचर में रिच एडजेक्टिव है, रिच बॉय, रिच मैन, तो रिच एडजेक्टिव है, इसके पीछे हम ER लगा देते हैं तो तुलना हो जाती है। महेश इज रिचर देन अशोक। यहां दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो देन का स्पेलिंग है। इंग्लिश में ऐसा भी और एक स्पेलिंग है देन का, वो है THEN। इसका मीनिंग अलग होता है, हम बाद में सीखेंगे। लेकिन तुलनात्मक एडजेक्टिव के लिए THAN इस्तेमाल होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंपैरिजन में, तुलना में A आएगा। आपको जो तरीके से याद रखना है रखो। जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था तो A को इस तरह से याद वो रखते थे। मैं कहता था अशोक बहुत पैसे वाला है। अशोक पैसे वाला है या बहुत पैसे वाला है? कितना पैसा है इसके पास? 5 करोड़ रुपया है। तो बच्चों के पास मैं बुलवाता था, ओ सर आपको मालूम नहीं, महेश के पास 10 करोड़ है, महेश उससे भी ज्यादा अमीर है। तो जब अशोक बोलता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं तो बच्चे बोलते हैं, मैं अशोक बन के बोलता हूं कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, तो बच्चे बोलते हैं ए आपको मालूम नहीं, महेश के पास ज्यादा पैसा है। ये गलती मेरे 80% बच्चे करते हैं परीक्षा में, और उनके 1 मार्क का सवाल होता है, 1 मार्क चला जाता है इनका। तो आपको याद रखना है महेश के पास ज्यादा पैसा है, हमेशा तुलना में A आएगा। स्पोकन इंग्लिश में बीच में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको आपकी राइटिंग अच्छी करनी है तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें A आएगा।
अब सीरियल नंबर 7 में आपको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब बड़ा एग्जाम्पल मीन्स एडजेक्टिव लंबा है, 2 सिलेबल से बड़ा है तो ER नहीं आएगा। एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, मीना सुंदर है, मीना इज ब्यूटीफुल। लेकिन बाजू में अब शीला आ गई जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब हम ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, आपके भी कान को जचेगा नहीं। जब आप बोलेंगे ब्यूटीफुलर तो आपको भी लगेगा नहीं ये गलत है। तो जो लंबा एडजेक्टिव है वहां आगे मोर लगेगा, शीला इज मोर ब्यूटीफुल। ये सारे एग्जाम्पल जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो दे दूंगा, लेकिन अब हिंदी में ये बोलते ही है कि अशोक पैसे वाला है, महेश ज्यादा पैसे वाला है, मीना खूबसूरत है, शीला ज्यादा खूबसूरत है। हिंदी में ज्यादा शब्द से काम हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में अलग है। छोटे एडजेक्टिव के लिए ER और लंबे एडजेक्टिव के लिए आगे मोर लगता है। समस्या ये बात की है कि जो सीरियल नंबर 6 और 7 है इसमें अनियमित रूप भी है। इसकी चर्चा मैं आज नहीं करता हूं, जब हम ये टॉपिक पे आएंगे तो ऐसे 8-10 एडजेक्टिव है जो अनियमित है, हम उसका कैसे सेकंड डिग्री करना वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये अलग प्रकार की तुलना है जो सीरियल नंबर 9 से शुरू होती है। आगे वाली तुलना में 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 घटना, तो वहां 2 की बात चलती थी। अब तीसरा आ गया तो 3 या 3 से ज्यादा है तो हमें कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आना पड़ता है। ये भी हिंदी में बहुत सरल है और इंग्लिश में भी बहुत सरल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ लेते इसको। तो सीरियल नंबर 9, जब 2 से ज्यादा व्यक्ति, 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति की तुलना होती है, वस्तु की तुलना होती है, घटना की तुलना होती है, तो हमें कंपैरेटिव 2 व्यक्ति वाला नहीं, अधिक व्यक्ति वाला सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। सीरियल नंबर 10, सुपरलेटिव कैसे बनता है? इसमें थोड़ा रूल पहले वाले से थोड़ा ज्यादा है, कठिन नहीं है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको ER के बदले EST लगाना पड़ता है एडजेक्टिव के पीछे। रिच के पीछे 2 में रिचर होता है, 2 से ज्यादा में रिच के पीछे रिचेस्ट होगा। तो यहाँ पे EST लगता है अगर हम 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं तो। लेकिन इसमें और एक रूल है, जब आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के आगे ध लगाना पड़ता है, जो मैंने सीरियल नंबर 10 में लाल अक्षर में आपके लिए लिखा है। इसमें भी लंबे और छोटे एडजेक्टिव का रूल वही है। अगर 2 सिलेबल का एडजेक्टिव है तो रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है, द रिचेस्ट होगा आखिरी सुपरलेटिव एडजेक्टिव में। लेकिन अगर एडजेक्टिव 2 सिलेबल से ज्यादा लंबा है, 3 या उससे ज्यादा लंबा है, 3 सिलेबल से भी ज्यादा लंबा है, तो EST नहीं लगेगा और मोर के बदले मोस्ट लगेगा। हम 2 में मोर लगाते थे, यहाँ पे मोस्ट लगेगा और मोस्ट के आगे भी ध लग जाएगा। इसके उदाहरण मैंने सीरियल नंबर 11 और 12 में दिए हैं। 11 में 2 सिलेबल वाले छोटे एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ाता हूं कि अशोक इज रिच, अशोक पैसे वाला है। यहाँ तुलना नहीं हो रही, हम सिर्फ अपने मन से मान लेते हैं कि अशोक के पास 5 करोड़ रुपया है, पैसे वाला है। यहाँ कोई तुलना नहीं करते है, ये फर्स्ट डिग्री कहते हैं हम इसे, अशोक इज रिच। फिर सेकंड डिग्री आती है, महेश इज रिचर देन अशोक। फिर से मैंने काम के अक्षर को लाल फॉन्ट, रेड फॉन्ट में रखा है ताकि आपका ध्यान उस पर पड़े। महेश इज रिचर देन अशोक। इसके बाद थर्ड डिग्री आती है, अब तीसरा लड़का आता है किरण, उसके पास दोनों से ज्यादा पैसा है। तो हिंदी में भी हम ऐसा कहते हैं कि किरण के पास सबसे ज्यादा पैसा है। ये सबसे ज्यादा पैसा जो है वो EST है, किरण इज द रिचेस्ट। ये जो रिचेस्ट में एस्ट आता है वो हम हिंदी में वही कहते हैं सबसे ज्यादा अमीर है। तो
ये 2 और 3 डिग्री की तुलना है। अभी हम लंबे यानी 2 सिलेबल से बड़े एडजेक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जो सीरियल नंबर 12 में है। वही शब्द मैंने रखा है कि मीना इज ब्यूटीफुल। मीना इज ब्यूटीफुल लंबा एडजेक्टिव है। तो जैसे मैंने अगले एग्जाम्पल में बताया था, सेकंड डिग्री के लिए हो जाएगा शीला इज मोर ब्यूटीफुल। लेकिन अब वीणा भी आ गई जो दोनों से ज्यादा ब्यूटीफुल है, ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ लंबा एडजेक्टिव होने से EST नहीं लगेगा, आगे पहले मोस्ट लगेगा और द का रूल वही रहेगा। शीला इज मोर ब्यूटीफुल, वीणा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से डिग्री बनती है। ये बहुत सरल है, आपको सिर्फ 8 या 10 शब्द है जो अनियमित है, इर्रेगुलर है, और उसको ही याद रखना है। बाकी 2 सिलेबल वाले छोटे एडजेक्टिव और 2 से लंबे एडजेक्टिव को पहचानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और आपको सेकंड डिग्री में याद रखना है धैन का स्पेलिंग THAN, ए आएगा। आज मैं आपको कोई टेस्ट पेपर ज्यादा नहीं देता हूं, मैं सिखाता हूं आज आपको। रिवीजन करते हैं हम। मैंने एक सीरियल नंबर 1 में आता है, मैंने आपको क्रियापद सिखाया था टू नीड, यानी जिसकी जरूरत है हमें, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। बीमार आदमी को मेडिसिन की नीड होती है, उसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे और एक घड़ी चाहिए और एक शर्ट चाहिए, तो ये मन की इच्छा है, इसको हम वांट कहते हैं। अब वांट का कैसे उपयोग होता है मैंने सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 में दिखाया है। सीरियल नंबर 2 में वांट के साथ मैंने क्रिया को जोड़ा है, नाउन, संज्ञा को नहीं जोड़ा है, क्रिया को जोड़ा है। आप ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल है। आई वांट, मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? कोई कार्य करने की इच्छा है, मुझे कोई कार्य करना है, ये इच्छा है। तो वो कार्य मैं दिखाता हूं टू बाय से। आई वॉन्ट टू बाय। अब ये टू बाय इंफिनिटिव में क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश में नियम है कि एक वाक्य में 2 क्रियापद नहीं आ सकते। इसलिए अगर मैं टू बाय के बजाय सिर्फ बाय लिखता हूं तो वॉन्ट भी क्रियापद हो जाता है, बाय भी क्रियापद हो जाता है। 2 क्रियापद होने से ग्रामर का रूल फेल होता है, वो गलत है ग्रामर की दृष्टि से। इसलिए मुझे जो क्रिया मैं करना चाहता हूं उसको मैं इन्फिनिटिव में दिखाता हूं, टू बाय। टू बाय इन्फिनिटिव मूल क्रियापद नहीं है, वो ग्रामर की दृष्टि से क्रियापद नहीं माना जाता है। जहां तक हम उसको कॉन्जुगेट नहीं करते वहां तक वो क्रियापद नहीं बनता है। तो देखो क्रिया कितनी सरल है। आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं। मैं चलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वॉक। मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रन। मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। आपको सिर्फ इन्फिनिटिव लगा देने का है उस क्रिया वाले क्रियापद का, बहुत सिंपल है। आई वॉन्ट टू बाय। अब ये सकर्मक क्रियापद है बाय, तो प्रश्न खड़ा होता है भाई क्या खरीदने का है आपको? तो बात आती है शर्ट खरीदना है। आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट। कौन सा शर्ट खरीदना है? कोई चीज आपके मन में है? नहीं भैया, कोई चीज मन में नहीं है, इसलिए शर्ट के आगे अ आता है। आपको याद होगा मैंने आर्टिकल सिखाया आपको। तो अ क्यों आता है? हम किसी पर्टिकुलर शर्ट की बात नहीं करते। दुकान में जाएंगे, देखेंगे, जो शर्ट पसंद आया लेंगे। अ शर्ट, किसके लिए लेना है अ शर्ट? फॉर द सर्वेंट। क्यों द सर्वेंट आया? ये मेरे सर्वेंट की बात करता हूं मैं। मुझे बाजू वाले सर्वेंट को शर्ट नहीं देना है। मेरे सर्वेंट का शर्ट पुराना हो गया है, फटने लगा है, तो मैं उसको दूसरा शर्ट देना चाहता हूँ। तो जब मैं सर्वेंट की बात करता हूँ तो मेरे और जो भी सुनते हैं इनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कौन से सर्वेंट की बात करता हूँ? मैं मेरे सर्वेंट की बात करता हूँ, इसलिए वहां पे द आया। तो इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ
आगे का रिवीजन भी करता हूं। आप समझ गए होंगे अ शर्ट क्यों आया, वो अनिश्चित है। द सर्वेंट क्यों आया, निश्चित है, मैं मेरे सर्वेंट की बात करता हूँ। और टू बाय क्यों आया, क्योंकि वाक्य में दो क्रियापद नहीं आ सकते, इसलिए हमने इसको इंफिनिटिव रखा है। आई वॉन्ट टू बाय अ शर्ट फॉर द सर्वेंट। अब आप इस तरह की इच्छा वस्तु के लिए भी दिखा सकते हैं, जरूरत नहीं है कि सिर्फ क्रिया के लिए दिखाए। तो मैं वही एग्जाम्पल को वस्तु में कन्वर्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, और सीरियल नंबर 4 में आपको दिखाता हूँ कि आप वस्तु का नाम लेके भी यही बात दोबारा इसी तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉन्ट अ शर्ट, मैंने टू बाय निकाल दिया। अब क्यों निकाल दिया टू बाय, कि जब मैं कोई भाषा बोलता हूं तो सामने वाला समझता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। जैसे आप किसको घर में जाके बोलते हो पानी, तो आपको बोलना नहीं पड़ता है पानी पीना है। अगर आप दोपहर को 2 बजे गए हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा भाई आपको स्नान करने के लिए पानी चाहिए या पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये सब अध्ययन रह जाता है, इनका लोप हुआ तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता, क्योंकि भाषा का उद्देश्य यही है कि हर चीज बोलनी ना पड़े हमें, और स्पोकन लैंग्वेज में ये खास होता है ये। तो आई वॉन्ट अ शर्ट फॉर द सर्वेंट, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि मुझे ये शर्ट चाहिए, तो मैं जाके खरीदेंगे हम बाहर जाके। मैंने आपको आज की पोस्ट में बताया है कि आप काल्पनिक संवाद आपके मन में सोचो। ये संवाद भी हो सकता है या कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई स्थिति भी हो सकती है। मैंने सीरियल नंबर 5 में इस तरह की एक काल्पनिक स्थिति बताई है आपको। नौकर दरवाजा खोलता है, सामने उसका पड़ोसी खड़ा है। पड़ोसी नौकर को जानता है, नौकर पड़ोसी को जानता है। नौकर कहता है घर में कोई नहीं है। अभी इंग्लिश में कैसे कहेगा घर में कोई नहीं है? ये घर में कहेगा देयर इज नो वन। ये नो वन 2 शब्द में आएंगे। यहां मैंने आपको बताया था, याद है, एवरीवन और एवरीबॉडी। जब हम पहचानते हैं तो एवरीवन बोलते हैं, नहीं पहचानते हैं तो एवरीबॉडी बोलते हैं। नौकर भी घर में रहने वाले को पहचानता है, पड़ोसी भी पहचानता है, इसलिए यहाँ नो बडी के बदले नो वन आया। देयर इज नो वन एट होम। एट जो है वो प्रपोजिशन है, नाम योगी अव्यय है। ये भी हमने अभी तक नहीं सीखा, लेकिन वाक्य बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है। आप किसी का होम देख सकते हो, आप किसी का भी होम नहीं देख सकते। होम वो मनुष्य का संसार होता है। जब वो पत्नी के साथ रहता है, माँ बाप के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, तो उसका ये एक होम होता है। और होम के साथ हमेशा एट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज नो वन एट होम। जब मैं आपको होम का दूसरा शब्द बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, और ये बहुत आसान है समझना। हम जाते हैं सीरियल नंबर 7 में। एक घर है जिसे हम मकान कहते हैं, हाउस कहते हैं। होम और हाउस में फर्क है। और ये हाउस खाली है, किसी ने नया नया खरीदा है। इसके अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं है, 4 दीवार है, खिड़की है, दरवाजा है, और कुछ नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नो फर्नीचर। घर में कोई फर्नीचर नहीं है। कहाँ पे? इन द हाउस। अभी आप ये नहीं कहेंगे इन द होम। आपके संसार में कोई फर्नीचर नहीं होता। फर्नीचर होता है मकान में, हाउस में। तो हम कहेंगे देयर इज नो फर्नीचर इन। ये एट का इन हो जाएगा, क्योंकि हम अब भौतिक मकान की बात करते हैं, हाउस की बात करते हैं। देयर इज नो फर्नीचर इन द हाउस। और एक याद रहे, मैंने ये भी आपको दिखाया है कि देयर इज वाले जो वाक्य होते हैं, इसमें नॉट का नो हो जाता है, जो आपने सीरियल नंबर 6 में भी देखा और सीरियल नंबर 7 में भी देखा। तीसरी काल्पनिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। मेरा मित्र मुझे कहता है यार जाके देखना कैंटीन में कोई है।
मैं कैंटीन में अंदर जाता हूँ, न तो कोई वहाँ ग्राहक बैठा है खाने पीने, ना ही कैंटीन का स्टाफ है, कोई नहीं है। मैं न ग्राहक को जानता हूँ, न कैंटीन के स्टाफ को जानता हूँ, तो अभी मैं एवरीवन से एवरीबडी पे आ गया। और कोई नहीं है तो मैं इसका नेगेटिव स्वरूप का इस्तेमाल करूंगा। देयर इज नोबडी इन द कैंटीन। कैंटीन एक भौतिक वस्तु है, वो होम जैसा नहीं है। होम में और कैंटीन में फर्क है। देयर इज नोबडी इन द कैंटीन। तो इस तरह से शब्द को पसंद करना पड़ता है। मैंने आगे जो आपको सिखाया, जहां तक आप उसको काल्पनिक स्थिति में नहीं लाएंगे, मन में हिंदी में वाक्य नहीं बनाएंगे, वहां तक आप मुझे हिंदी वाक्य भी नहीं दे पाओगे। मैं इंग्लिश तो करके दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे हिंदी वाक्य देना पड़ेगा। आपको डॉक्टर के पास जाके बोलना पड़ेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर दवा देगा। मेरे दवाखाने में बहुत सारी दवा है, कौन सी दवा मैं आपको दूं, आपको बताना पड़ेगा। तो यही बात मैंने आज की है कि कल या परसों अपने मेन टॉपिक खत्म हो जाएंगे, नाउन और वर्ब से जुड़े हुए। इसके बाद ये खेल को आगे बढ़ाना आपका काम है, मेरा नहीं। मैं तो मेरा दवाखाना खोल के बैठा हूँ। मैंने ये भी आपको बताया था, मैं मेडिकल स्टोर जैसा हूँ, 24/7 घंटे में 24 कलाक चालू रहता है, 7 दिन चालू रहता है। लेकिन अब ये बर्डन, ये बोझ आपके सिर पे आता है कि आपको मुझे पूछना पड़ेगा ऐसा हिंदी वाक्य कैसे, क्योंकि हिंदी में तो 2 लाख 5 लाख वाक्य है, सब मैं आपको नहीं सिखा सकता। अब आपको बनाना पड़ेगा। और इसका सबसे सरल तरीका है, आप काल्पनिक स्थिति, काल्पनिक संवाद के बारे में सोचो, हिंदी में लिखो। आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में जरूर सिखाऊंगा, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी वाक्य नहीं लिखूंगा। सीरियल नंबर 9 पे जाते हैं। यहाँ धुंध है, हम जिसको उर्दू में कोहरा कहते हैं, फॉग होता है, वो जो खास करके विंटर में आता है और शहर से ज़्यादा पर्वत के आजू बाजू वाले इलाके में होता है। उर्दू में पत्थर को कोह कहते हैं, कोह। आपको मालूम है कोयला भी जमीन से निकला है, और कोयले में कार्बन होता है, वही कार्बन लेके हीरा भी बनता है, डायमंड भी बनता है। और जो डायमंड में सबसे ज्यादा नूर है, तेज है, वो पत्थर को कोहिनूर कहते हैं। ये कोहिनूर शब्द इस तरह से आया, कोह से आया। और पर्वत के पत्थर से जो धुंध निकलती है उसको इसलिए कोहरा कहते हैं। अब कोहरा है तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता। यहाँ धुंध है, इट इज फॉगी। हाँ, ये भी एक वाक्य रचना मैंने आपको सिखाई है। इट इज रेनिंग, इट इज कोल्ड, इट इज वार्म, इट इज हॉट। तो यहाँ मैं आपको कहता हूँ इट इज फॉगी, बहुत धुंध है। आई कैनॉट ड्राइव, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, दिखता ही नहीं मुझे, कैसे गाड़ी चलाऊं। अब यहाँ मैं और एक बात बताता हूँ कि मैंने कैनॉट को लाल फॉन्ट में लिखा है, रेड फॉन्ट में लिखा है। पूरी इंग्लिश भाषा में ये एक ही शब्द ऐसा है जहां कैन और नॉट के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती। आप बाकी कोई भी नॉट वाला शब्द ले लो, इज नॉट, वॉज नॉट, आर नॉट, वेर नॉट, मस्ट नॉट, विल नॉट, शुड नॉट, कोई भी शब्द ले लो तो नॉट और वो शब्द के बीच में जगह होगी। कैन नॉट एकमात्र शब्द है पूरे इंग्लिश ग्रामर में जहां बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती। तो ये आपको याद रखना है, ये इंग्लिश भाषा की एक विचित्रता है, हमें याद रखनी पड़ेगी। सीरियल नंबर 11, ही ईट्स ओनियन। इसका उच्चार ओनियन नहीं होता, अनियन होता है। जो मैं तीसरी भाषा कहता हूं ना, इंडियन इंग्लिश, तो आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको सुनाई देगा ओनियन। वेटर भी ओनियन बोलता है, खाने वाले भी ओनियन बोलते हैं। मैं भी जाता हूं तो ओनियन बोलता हूं। मैं अनियन बोलूंगा तो वेटर और कुछ लेके आएगा। तो इसका सही उच्चार है अनियन। ही ईट्स अनियन, मतलब वो अनियन खाता है। ये जैन नहीं है, प्याज खाता है, इसका मतलब ये नहीं इस वक्त खा रहा है। आपको याद है मेरा एग्जाम्पल, ही टेक्स लंच एंड ही ईट्स अनियन, दो में फर्क है। तो ही ईट्स अनियन, बाबा ये जैन नहीं है, प्याज खाएगा, प्याज खाता है। आप सब्जी में प्याज डालना है तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अभी इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब क्रियापद में एक ही शब्द है तो उसमें से डू को बाहर निकालना पड़ता है, और ये जो डू है यहाँ पर वो ग्रह की युति वाला डू है, 4 ग्रह की युति वाला। प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल एस्पेक्ट भी है, थर्ड पर्सन भी है और एक वचन भी है। तो ईट्स के अंदर जो डू है इसका कॉन्जुगेशन होगा डस बन जाएगा, और एक बार हमने डू का कॉन्जुगेशन कर दिया डस, तो ईट का दोबारा कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये वाक्य बन जाएगा डस ही ईट अनियन। आप आपके मित्र को पूछेंगे किसके बारे में कि भाई उसको घर में बुलाया है पार्टी के लिए तो सब्जी में प्याज डालूं कि नहीं, तो उसके बारे में पूछूंगा डज ही ईट अनियन, क्या वो प्याज खाता है। अब इसका जवाब मेरा मित्र क्या देगा ये भी मैंने आपको लिख के बताया। देखो ये सब काल्पनिक स्थिति है और यही स्थिति की मैं आपसे बात करता था। आपको इसी तरह सोचना पड़ेगा बैठे बैठे कि ये हुआ तो मैं क्या पूछूंगा, किसने मुझे ऐसा पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और आपका काम तो मैं सरल करके देता हूँ, आप मुझे हिंदी में पूछो, आपको इंग्लिश भी करने की कोई जरूरत नहीं है। करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो मैं करके देता हूँ, पूरी थाली तैयार करके खिलाता हूँ आपको। तो मित्र क्या जवाब देता है अगर वो खाता है तो यस ही डज। अभी दोबारा ईट शब्द नहीं बोला जाएगा। जैसे हमने वो पानी वाले एग्जाम्पल पे दिए ना, मटके का पानी पियेंगे या फ्रिज का, तो हम पानी शब्द नहीं बोलते क्योंकि पानी शब्द आगे आ गया। तो इसी तरह ईट शब्द मेरे प्रश्न में आ गया, डज ही ईट अनियन, ईट आ गया तो हम बात अभी ईट की ही करते हैं। तो मेरा मित्र भी ईट नहीं बोलेगा, कहेगा यस ही डज। लेकिन ही अगेन 4 ग्रह की युति वाला ही है, इसलिए डू का उसके प्रश्न में भी डज आएगा, उसके जवाब में भी डज आएगा, ही डज। अगर वो जैन है और प्याज नहीं खाता है तो जवाब आएगा नो, और स्पोकन इंग्लिश में जवाब आएगा ही डजंट। ये एन और डी के बीच में एपोस्ट्रोफी एस है जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे रखा था, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं दिया था। लेकिन ये वही एपोस्ट्रोफी एस है जो शब्द को छोटा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका जवाब आएगा नो ही डजंट। डजंट इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में होगा नो ही डज नॉट। मैं और 1-2 क्रियापद और टेंस ले लेता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ही इज रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग ए बुक। अब देखिए यहाँ पे क्रियापद में 2 शब्द है, इज रीडिंग, क्रियापद एक है लेकिन शब्द 2 है, इज रीडिंग। तो हमें डू की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इज को आगे लाना है, डू आएगा ही नहीं। इज ही रीडिंग ए बुक। और मैंने एक बार आपको बोला था कि स्पोकन इंग्लिश में आप दिखा नहीं पाएंगे कि आप वाक्य बोलते हैं कि प्रश्न बोलते हैं, तो आपको थोड़ा लहके के साथ बोलना पड़ेगा, जिस लहके को इंग्लिश में इंटोनेशन बोलते हैं, आपको इंटोनेशन के साथ बोलना पड़ेगा। इज ही रीडिंग ए बुक, उसका 2 जवाब आएगा, यस ही इज। रीडिंग नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे प्रश्न में आ गया यस ही इज, या आएगा नो। स्पोकन इंग्लिश में नो ही इजंट, और रिटन इंग्लिश में नो ही इज नॉट। अब परफेक्ट एस्पेक्ट लेते हैं, इसमें भी एक क्रियापद है, 2 शब्द है, डू की कोई जरूरत नहीं है हमें। ही हैज कुक फूड, हैज ही कुक फूड, यस ही हैज। नो ही हैजंट, नो ही हैज नॉट। अब आपको मैं छोटा सा होमवर्क देता हूं कि मैंने जो सीरियल नंबर 11, 12 और 13 में जो वाक्य लिखे हैं, आप उसको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में लिखो, लेकिन सारे वाक्य लिखो, वाक्य भी लिखो, उसका प्रश्न लिखो और उसके दोनों जवाब लिखो, यस और नो वाले। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। कई चीज तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दी है 11, 12, 13 में, आपको सिर्फ देख देख के दोनों टेंस में वाक्य बनाना है, ये सीरियल नंबर 11, 12, 13 वाले। और एक चीज आपको बताता हूं मैं, सीरियल नंबर 15 में जिस तरह हम शब्द का लोप करते हैं, कभी क्रियापद का भी लोप करते हैं। जैसे आप बोलते हो मटके का, तो आपने पानी का लोप कर दिया। तो इसी तरह लोप के बदले कई बार इंग्लिश में ONE, वन शब्द का उपयोग होता है। तो इसका जिक्र मैंने सीरियल नंबर 15 में किया। जिस वस्तु का नाम एक बार लिया गया है उसे दूसरे वाक्य में वन भी कह सकते हैं, जो मैंने सीरियल नंबर 16 में दिखाया है।
कैसी बात होती है कि दुकानदार डोरी पे एक ब्लू शर्ट लटक रहा है, वो दिखाता है। ग्राहक जब मांगता है शर्ट चाहिए तो दुकान वाला शर्ट पे हाथ लगा के बोलता है ये ब्लू शर्ट चाहिए आपको, तो ग्राहक कहता है नहीं, उसके बाद वाला मतलब नेक्स्ट यानी बाद। और अभी हम शर्ट शब्द नहीं बोलेंगे, वन बोलेंगे, नेक्स्ट वन। तो ये एक तरीका है इंग्लिश में बोलने का कि मुझे इसके बाद वाला शर्ट चाहिए, शर्ट शब्द नहीं बोला जाएगा। काफी अच्छी वैरायटी आज मैंने आपको पेश की है, आगे भी इस तरह करता रहूंगा और इसके अंदर मैं आपके लिए छोटी छोटी टेस्ट भी डालता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले, ये सेशन बंद करने से पहले फिर आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि हिंदी शब्द और हिंदी वाक्य तक काल्पनिक स्थिति या सही स्थिति या जो भी आपको जैसे भी करना है, हिंदी वाक्य तक आना आपको पड़ेगा। मैं आपको हिंदी वाक्य तक नहीं लाऊंगा। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मैं सेशन 10 मिनट में बंद कर दूंगा और आपके लिए वेट करूंगा, इंतज़ार करूंगा कि कब आप मुझे 15 सेंटेंस देते हो जो मैं 30 मिनट में सेशन में दिखा सकूं आपको। मुझे लगता है एक सेंटेंस पे 2 मिनट काफ़ी है, तो अगर मुझे 15 सेंटेंस का खुराक मिल गया तो अपनी सेशन 30 मिनट चलेगी, नहीं तो जल्दी बंद हो जाएगी। तो इसके साथ आज की सेशन बंद करता हूँ। ओम शांति and see you tomorrow evening. Thank you very much.